Hello bachcho, let's read this question. The question says, observe the following reaction first and second. K1, K1 dash, K2, K2 dash are rate constant. Select the correct options. बच्चों इस क्वेश्चन में कहा है कि हाँ हमें दो रिएक्शन मिली है, एक फर्स्ट एक सेकंड, जहाँ पर K1 डैश और K1 क्या है, K2 डैश और K2 क्या है, रेट कांस्टेंट है। और हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन में बोला है K1 डैश, जो K1 है वो K1 डैश से बड़ा हो सकता है, K1 K2 से बड़ा हो सकता है, K2 डैश K2 से बड़ा हो सकता है, डी में बोला है K2 डैश K1 डैश से बड़ा हो सकता है। तो बेसिकली हमें रेट कांस्टेंट्स को कंपेयर करना है। यहाँ पर ये जो रिएक्शंस हो रही हैं इनके अंदर ये जो रेट कांस्टेंट्स हैं इनको कंपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के बच्चों की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। What is the key concept? The key concept is nucleophilic substitution reaction. बेसिकली बच्चों यहाँ पर हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब हमें यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और कौन सी तरफ से हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पर अच्छा मिला है। तो इसको ध्यान से समझना है। अगर हम बात करें बच्चों जो हमें पहली रिएक्शन मिली है, अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझना है। यहाँ ये CH3 आई है, CH3 आई है, और इसकी रिएक्शन एक बार तो इस वाले हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के साथ कराई गई है, को ऐसे लिख दिया है। और यहाँ पर क्या है बच्चों, बेसिकली ये डबल बॉन्ड, और एक बार इस वाले न्यूक्लियोफाइल के साथ हो रही है इसकी रिएक्शन, इसको आप ऐसे लिखा सकते हो। ये CH3 है, यहाँ CH2 है, और इसका होल थ्राइस है, और यहाँ पर n है। ध्यान से समझना है। इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K1 डैश है, इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है बच्चों वो सिर्फ K1 है, ऐसे बोला गया है। तो अब ध्यान से समझना है। अब ये जो हमारे पास हैलाइड मिला है ना बच्चों, ये कैसा होता है, ये हमारे पास अगर आप देखोगे ये प्राइमरी हैलाइड है, और इसमें भी CH3 आई है। और ये जो होते हैं बच्चों, एक्चुअल में अगर ये SN1 के थ्रू जाएंगे तो CH3 पॉजिटिव कार्बोकेटायन बनेगा जो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म हो सकता है, यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म हो सकता है, SN2 रिएक्शन हो सकती है कि या तो ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये यहाँ पर अटैक करे, यहाँ से आई नेगेटिव निकल जाए। अगर हम K1 की बात करें, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो ये वाली पॉजिटिव पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या हुआ होगा, यहाँ पर ये ऐसे रहा होगा, एन पर आ गया होगा पॉजिटिव, इसने CH3 के साथ क्या बना लिया, बॉन्ड, यहाँ से आई नेगेटिव निकल गया होगा। एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन SN2 के थ्रू ही होगी ये रिएक्शन भी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों, कि यहाँ पर जो हमारे पास ये वाली सेकंड जो कंपाउंड है ये रिएक्ट करे इसके साथ, तो यहाँ से आई नेगेटिव निकल रहा हो, तो ये भी SN2 के थ्रू यहाँ पर रिएक्शन दिखाएगा। यहाँ पर ये भी SN2 के थ्रू रिएक्शन दिखाएगा, CH3 CH2 होल थ्राइस, और यहाँ पर N ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, CH3 के साथ, N पर आ गया होगा पॉजिटिव, साथ में आई नेगेटिव बीइंग साइड प्रोडक्ट ऐसे निकाल सकते हो आप। तो ये दोनों हमारे SN2 दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये जो CH3 आई है, एल्काइल हैलाइड तो सेम है, रिएक्टेंट तो सेम है। अब हमें क्या चेक करना होता है SN2 रिएक्शन के अंदर, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा ये चेक करना है। तो अगर बात करें बच्चों, अगर हम बात करें SN2 रिएक्शंस के अंदर जो हमारे पास रेट होता है, रेट जो डिपेंड करता है बच्चों वो किस पर डिपेंड करता है, रेट जो डिपेंड करता है वो हमारे पास रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। एक तो रेट जो है बेसिकली रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगा, ऐसा बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो बच्चों ध्यान से समझना है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा होगी वो यहाँ पर इजीली अटैक कर पाएगा, इजीली सब्स्टिट्यूशन दिखा सकता है। और यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट तो सेम है, CH3 आई। अब न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ चेक करनी है हमारे पास, K1 डैश और K1 को कंपेयर करने के लिए इन दोनों की क्या करनी है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। एक तो बच्चों हमारे पास ये वाला हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है CH2, यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ पर कौन है बच्चों, यहाँ पर ये CH2 है, CH3 है, और यहाँ पर ये CH2 है, CH3। यहाँ पर इसके नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है मतलब ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। दूसरा कंपाउंड हमारे पास कुछ इस तरीके से है, दूसरा कंपाउंड हमारे पास कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। अब जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड है ना बच्चों, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है एज कम्पेयर टू दिस वन। क्यों? क्योंकि इस वाले नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल तो है, लेकिन ये इन्वर्जन कर सकते हैं। इन्वर्जन इन द सेंस कि यहाँ एक्चुअल में क्या होता है, बेसिकली आप जानते ही हो नाइट्रोजन यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज हो सकता है, तो इसका हम ऐसे एक p ऑर्बिटल लिखा sp2 इसका sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है बच्चों। इसमें sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में कौन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, इस तरीके से दिखा सकते हैं। होंगे तो इसमें भी नाइट्रोजन के पास sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन इसमें इन्वर्जन नहीं हो सकता, इसमें इन्वर्जन होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ ये जो है बेसिकली ये तीनों ग्रुप्स अलग अलग हैं, फ्री हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर एक काइंड का इन्वर्जन देखने को मिलता है। किस तरीके से दिखा सकते हैं उस इन्वर्जन को, कि यहाँ पर पहले क्या हुआ हो, यहाँ पर ये ET लिख सकते हैं क्या, ET हमारे पास प्लेनर हो गया हो, यहाँ पर ET जो हो जाता है, ये जो इथाइल ग्रुप्स हैं ये हमारे पास एक ही प्लेन में आ गए हो, और यहाँ पर ये अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास ये हमारे इस p ऑर्बिटल में आ गए हो। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, पहले ये sp3 हाइब्रिडाइज था,
तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे, लेकिन अब ये प्लेनर हो जाता है, यहाँ इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ इस तरीके की एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जब ये प्लेनर हो जाता है तो नाइट्रोजन यहाँ पर कैसा हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि ये प्लेनर हो गया है। और अब ये जो और इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये कौन सी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये अभी p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब यहाँ इन्वर्जन देखने को मिलता है, कैसे? अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हो आप इसको, कि यहाँ पर अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ चले जाएंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेटल में आ जाएंगे, लेकिन नीचे की तरफ। और यहाँ पर क्या है, ये तीनों ईटी ग्रुप जो है ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे, तीनों ईटी ग्रुप जो है बच्चों, ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे। पहले ये तीनों ईटी ग्रुप नीचे थे, इथाइल ग्रुप, और हमारे लोन पेयर ऊपर की तरफ थे। अब क्या हुआ है, इसमें इन्वर्जन हो जाता है, और तीनों जो हमारे पास ग्रुप्स हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और नीचे की तरफ क्या आ जाता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं, लोन पेयर आ जाते हैं। तो अगेन ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में आ चुके हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। तो इसमें ये इन्वर्जन देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, इन्वर्जन। रैपिड इन्वर्जन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत ज्यादा फ्रीली अवेलेबल नहीं है, कि एकदम बिल्कुल अटैक कर दें। मतलब एक बार ऊपर है, एक बार नीचे है, एक बार ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ऊपर नीचे हमारे पास जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रैपिड इन्वर्जन हो रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा फ्री नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे ना बच्चों, यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन होगा, इसके पास जो ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा, ये बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके अंदर कोई इन्वर्जन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर क्या है बच्चों, इसका जो स्ट्रक्चर है बड़ा रिजिड सा स्ट्रक्चर है। ये जो हमारे पास तीनों के तीनों एटम है, ये बॉन्डेड है एक दूसरे से, यहाँ इस कार्बन एटम से, ये एक साथ ऊपर नहीं जा सकते, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नीचे की तरफ नहीं आ सकते। ऐसा नहीं हो पाएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो ऊपर रहेंगे, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऊपर की तरफ रहेंगे, तो इसके अंदर इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस वन। क्योंकि हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है इस वाले की ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन एंड ईटी थ्राइस। तो जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है, जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है फर्स्ट रिएक्शन में K1, वो K1 डैश से ज्यादा होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं, K1 जो है वो K1 डैश से ज्यादा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। और यही ऑर्डर हमें दिया था ऑप्शन ए में, यही ऑर्डर दिया था हमें ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड रिएक्शन की भी। सेकंड रिएक्शन में क्या है बच्चों, यहाँ पर एन ई टी होल थ्राइस लिख सकते हैं क्या इसको हम, एन ई टी होल थ्राइस बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस बार लेकिन जो कंपाउंड दे दिया है वो CH3 है, CH है, और यहाँ पर आयोडीन है एक, ये CH3 है। और अगेन ये सेकंड कंपाउंड, सेकंड जो रिएक्शन हो रही है इसकी, इस तरीके से ही वो सेकंड जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो सेम यही वाला न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर ये एन ई टी थ्राइस है, को लिख सकते हैं एन ई टी थ्राइस, या CH3 CH2 होल थ्राइस ही लिख सकते हैं आप इसको। इसमें अगेन हमें ये तो पता ही है बच्चों कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ तो हमारे पास इसकी ज्यादा होती है, NCH3CH2 होल राइस, ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों इसको, बिल्कुल। तो एक बार तो ये वाली रिएक्शन हो रही है, एक बार ये वाली रिएक्शन हो रही है, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर दिखा सकते हो आप। तो क्या हो रहा है बच्चों, एक बार रेट कांस्टेंट को बोला है K2 डैश, और एक बार बोला है K2। एक बार बोला है बच्चों क्या, K2 डैश, और एक बार बोला है K2, तो देख लेते हैं। इसको बोला है K2 डैश, और इसको बोला है क्या बच्चों, रेट कांस्टेंट K2। एक बार K2 डैश बोला है, एक बार K2 बोला है। तो अब अगेन चेक करना है। अब क्या हुआ है, अगेन बच्चों न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ तो अभी भी इसी की ज्यादा रहेगी, न्यूक्लियोफाइल तो यही अच्छा है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल इतना अच्छा नहीं है। अब जो हमारे पास ये जो हमारे पास हाइलाइट दे दिया है, बेसिकली एल्काइल हाइलाइट दे दिया है, यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर क्या चेक करना है बच्चों, आपको रिएक्शन चेक करनी है। बच्चों अब यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी हिंड्रेंस हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, ये यहाँ पर आएगा, और यहाँ से आई नेगेटिव निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बन सकता है, एक बार CH3 CH CH3, और यहाँ पर ये N, और N आया है बेसिकली, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो गया होगा, N पर आ गया होगा पॉजिटिव। और अगर ये वाली रिएक्शन होती तो इसको हम ऐसे दिखा सकते थे, कि अगर ये यहाँ पर अटैक करता और यहाँ से रिएक्शन दिखाते हम, यहाँ से अगर रिएक्शन दिखाते तो किस तरीके से दिखाते, कि यहाँ से आई नेगेटिव निकल रहा होगा, और हमारे पास ये बन रहा होगा CH3CH2, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, और इसका ये थ्राइस है, नाइट्रोजन ने इस CH के साथ बॉन्ड बना लिया, ये CH3 है, यहाँ ये CH3 है, और N पर आ गया है पॉजिटिव। क्योंकि अभी भी ये वाला कैसा है, कम अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो अभी भी क्या होगा, K2 ज्यादा होगा किससे बच्चों, K2 डैश से। K2 ज्यादा होगा K2 डैश से। तो इसको चेक करना है, K2 ज्यादा कहीं दिया है K2 डैश से, K2 डैश को ज्यादा दिया है K2 से, तो ये वाला ऑप्शन सी तो गलत हो जाएगा, K2 ज्यादा होता है K2 डैश से। अब कंपेयर किया गया है बच्चों K1 और K2 को, K1 और K2 को कंपेयर किया गया है, K1 और K2 को, इसको ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है बच्चों। ये K1 K2 है बच्चों, और ये पीछे हमारा K1 था, पीछे हमारा कौन था, ये वाला हमारा K1 था। तो बच्चों अगर आप देखोगे K1 और K2 में, K1 और K2 में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल तो सेम है, लेकिन रिएक्टेंट बदल रहे हैं। यहाँ पर हिंड्रेंस कम है, यहाँ CH3 ग्रुप है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के लिए यहाँ अटैक करके आई नेगेटिव को निकालना ईजी है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर जब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पर अटैक करेगा और यहाँ से आई नेगेटिव को निकालेगा, तो यहाँ ये CH3 ग्रुप क्या कर रहे होंगे, हिंड्रेंस ऑफर कर रहे होंगे। हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से हमारे पास जो K1 है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी K2 से, यहाँ सेकंड रिएक्शन में हिंड्रेंस ज्यादा है,
इस वजह से यहाँ रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। सेकंड रिएक्शन के अंदर हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि अब सेकंड रिएक्शन में रिएक्टिविटी हमारे पास कम है, तो हम ऐसा बोल रहे हैं K1 ज्यादा है K2 से। जो ऑप्शन बी में दिया है ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है, ए वाली बात भी हम चेक कर चुके थे पीछे, सही है। K2 डैश और K1 डैश को कंपेयर करना है, अगेन बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर काम करेगा यहाँ। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ हमारे पास न्यूक्लियोफाइल सेम था। जब ये CH3 पर अटैक करेगा और यहाँ से आई नेगेटिव को निकालेगा, जब ये CH3 पर अटैक करेगा और आई नेगेटिव को निकालेगा, तो यहाँ पर हिंड्रेंस क्या है, कम है, CH3 ग्रुप है छोटा सा, K1 डैश ज्यादा होना चाहिए। और अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर जब ये अटैक कर रहा है और आई नेगेटिव को निकाल रहा है, हमारा यही वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, जब ये अटैक कर रहा है आई नेगेटिव को निकाल रहा है, तो यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा है, ये हिंड्रेंस CH3 ग्रुप ऑफर कर रहे होंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से K2 डैश कम होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं, जो हमारे पास जो हमारा पहले वो था बच्चों K1 डैश, वो बड़ा होगा किससे, K1 डैश बड़ा होगा किससे, K2 डैश से। क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमें तो उल्टा दे दिया है, K2 डैश को ज्यादा दे दिया K1 डैश से, ये वाली बात भी गलत। तो सिर्फ ए और बी में ही करेक्ट ऑर्डर मिले हैं, देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।